हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा था, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इम्पीडेंस या जेड पैरामीटर। ये एक टू पोर्ट नेटवर्क का पैरामीटर है। इसमें 4 टाइप के पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट हो गया इम्पीडेंस, सेकंड एडमिटेंस, फिर थर्ड आ गया हाइब्रिड एंड फोर्थ है हमारा एबीसीडी पैरामीटर या फिर उसे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इम्पीडेंस पैरामीटर। इसका बेसिक मैंने बता दिया था और ये बता दिया था कि इसमें जो हमारे Z11, Z12, Z21 और Z22 है उसकी नेम कैसे रखते हैं, कैसे उनकी जो ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस है या रिवर्स है या फॉरवर्ड है और आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या होता है, वो मैंने इनके नेम जो बेसिक था उसमें बता दिया है। आज हम बात करेंगे कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनके फॉर्मूले मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए थे, तो एक बार उसको चेक कर लेना है ना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है जेड पैरामीटर में कि V1 एंड V2 है, वो फंक्शन है I1 एंड I2 के, यानी कि V1 एंड V2 की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारे I1 एंड I2 पे। तो हमें इक्वेशन लिखनी होगी V1 एंड V2 की, जो कि डिपेंड किस पे करेगी, I1 एंड I2 पे। तो इसका सबसे बेसिक है वो ये हो गया, V डिपेंड करता है I पे, ठीक है। Z हो गया, वहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया हमने Z, ठीक है। इस Z की वैल्यू अब V1 एंड V2 की एक इक्वेशन बनानी है जिसमें एक V1 है दूसरा V2 है। ये कितनी होगी, 2 इंटू 1 की इक्वेशन होगी। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, फिर सिमिलरली 2 इंटू 1 आ गया। तो इसकी टोटल वैल्यू 2 इंटू 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं कि Z1, Z12, Z21 एंड Z22 हमारे पास वैल्यूज है। मान लो हमने ओनली Z11 को कंसीडर किया, ठीक है। तो Z11 को कंसीडर किया तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1 में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे Z11 एंड Z21 को रखेंगे तो क्या होगा, V1 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ये सेम इक्वेशन, बट V2 की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। तो इसके लिए हमें 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी, जिसमें हमने कांस्टेंट मान लिए हैं Z11, Z12, Z21 एंड Z22। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने कल बता दिया था। अब पिछले लेक्चर में बता दिया था, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें V1 एंड V2 को फाइंड आउट करेंगे। उस सिमिलरली क्या होगा, Y पैरामीटर में I1 एंड I2 डिपेंडेंट होंगे एंड वो फंक्शन होंगे किसके, V1 एंड V2 के। तो जहाँ पे यहाँ पे V1 आ रहा है वहाँ पे I1 हो जाएगा एंड V2 की जगह I2 हो जाएगा, I1 की जगह V1 एंड I2 की जगह V2, जब Y पैरामीटर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये याद रखने लायक है। सिमिलरली जैसे V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में वोल्टेज डिपेंड करता है करंट पे, तो वो क्या हो गया, Z पैरामीटर पे, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन करंट। तो सिमिलरली हमारे पास R की वैल्यू वो हो गई इम्पीडेंस AC सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था कि मोस्टली इम्पीडेंस फंक्शन में टी टाइप नेटवर्क यूज करते हैं। जो भी हमारे पास नेटवर्क होगा उसको हम टी टाइप में यूज करेंगे। तो इसका रीजन है, वो रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आज के लेक्चर में। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें जेड पैरामीटर फॉर पाई टाइप अल्टरनेटिव सेक्शन के लिए हमें जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। जेड पैरामीटर कौन कौन से होंगे, Z11, Z12, Z21 एंड
Z22, ठीक है। इसमें हमें रेजिस्टेंस दे रखे R1, R2, R3, ये हो गए पाई नेटवर्क। जब इस टाइप का नेटवर्क आ जाए तो वो हो गया पाई नेटवर्क। और टी टाइप का कब होगा? जब रेजिस्टेंस क्या हो, टी सेक्शन में एडेड हो, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये टी हो गया और ये हो गया पाई। अब हमें Z11, Z22 एंड Z21 फाइंड आउट करना है। ये एक एग्जांपल है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम टी टाइप नेटवर्क क्यों यूज में लेते हैं जेड पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, जो हमारे पास इक्वेशन थी Z11, Z12 फाइंड आउट करने के लिए, ये रही। Z11 कैसे फाइंड आउट करेंगे? I2 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे क्या करेंगे, I2 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। इसमें देखो I2 की वैल्यू को 0 पुट करो, यहाँ पे I2 की वैल्यू 0 पुट कर दी। 0 का मीन क्या है? यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो ये ओनली I1 करंट फ्लो होगी यहाँ पे। अब V2 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे जो R2 पे जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस जगह, वही क्या होगा? V2 हो जाएगा, ठीक है। और V1 हमें यह है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है Z11। Z11 में क्या होता है? V1 डिवाइड बाई I1, देन ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो R2 प्लस R3 ये दोनों सीरीज में हो गए एंड पैरेलल विथ R1। तो R1 के ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? R इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब देखो ये R इक्विवेलेंट किसकी वैल्यू है? ये R इक्विवेलेंट कब आएगा? जब V1 डिवाइडेड बाई I1 होगा, ठीक है। V1 डिवाइडेड बाई I1 कैसे? यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है, इस जगह हमने R इक्विवेलेंट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे I1 है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसमें KVL लगाओ। KVL लगाओगे तो क्या आएगा? V1 इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो V1 डिवाइड बाई I1 इक्वल टू R इक्विवेलेंट, एंड ये किसके इक्वल है? V1 अपॉन I1, Z11 की। तो हमारे पास Z11 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है Z12, ठीक है। Z12 के लिए क्या है? सिमिलर कंडीशन है, I2 इक्वल टू, रुको पहले हम Z देख लेते हैं एक बार कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। हमारे पास Z11 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें Z21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप चाहे कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि किस में कौन सी वैल्यू को 0 करना है। जैसे Z21 है तो ऐसे देख लो, ऊपर क्या आएगा? V2 डिवाइडेड बाई I1 मीन्स I2 को हमें 0 करना होगा, ठीक है। सिमिलरली Z21 है, देन ऊपर आएगा, नहीं Z12 है तो ऊपर आएगा V1 डिवाइडेड बाई I2, देन I1 को हमें 0 पुट करना होगा। सिमिलरली Z11 है तो V1 डिवाइडेड बाई I1 है तो हमें I1 को 0 पुट करना होगा। इसमें I1 हम कंसिडर करेंगे क्योंकि हम V को चेंज नहीं कर सकते, वो डिपेंडेबल है, एंड I है वो इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
सेकेंड वैल्यू देखो जिसमें आई टू इक्वल टू जीरो रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आई टू इक्वल टू जीरो से हमने एक तो फाइंड आउट कर लिया Z11, ठीक है। सेकेंड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो Z21 हम फाइंड आउट करेंगे। Z21 के लिए क्या करना होगा, V2 डिवाइडेड बाई I1। अब वोल्टेज ड्रॉप V2 इन टर्म्स ऑफ I1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक करंट फ्लो हो रही है I1, ठीक है। ये करंट इसमें जाएगी एंड इसमें डिवाइड होगी, इन दोनों में डिवाइड हो गई। इन दोनों में डिवाइड होगी तो R2 पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, V2 के, क्योंकि ये करंट इधर आई फिर यहाँ पे प्लस माइनस आया तो सिमिलर क्या है, V2 है। तो ऐसे मान लो V2 इक्वल टू है I डैश R2, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया V2 इक्वल टू I डैश R2। तो I डैश इक्वल टू क्या होगा, करंट डिवीजन रूल इन दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच, इन दोनों ब्रांच के बीच में करंट डिवीजन रूल से जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो हमारा I डैश होगी। तो I डैश इक्वल टू टोटल करंट I1 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस क्या है R1 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हो गया टोटल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाई, अब ये I डैश आ गई। अब V2 इक्वल टू ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई R2, तो R1 R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई I1 है तो डिवाइड बाई, इस I1 को यहाँ से यहाँ पे लेके आ गए, डिवाइड बाई I1, V2 बाई I1 इक्वल टू क्या हो गया Z21। Z21 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हमारे पास आ गया Z11 Z21, अब हमें फाइंड आउट करना है Z12 एंड Z22, मीन्स इन दोनों में हमें I1 की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो Z12 इक्वल टू I1 की वैल्यू 0 होगी, तो 12 इक्वल टू क्या होता है V1 डिवाइडेड बाई I2, ठीक है। V1 हमारे पास है, V1 को I1 I2 की टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये करंट 0 है, I1 इक्वल टू 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप इन R1 इक्वल टू क्या होगा V1, क्योंकि ये करंट इधर आई, इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा V1 के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, I1 इक्वल टू 0 है। देन मान लेते हैं इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है I डबल डैश, ठीक है। इस करंट की वैल्यू I2 इक्वल टू, इस करंट की वैल्यू क्या होगी अपोजिट साइड, रुको, I डबल डैश इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाई अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस R2, अपोजिट ब्रांच ये है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R2 प्लस R3 प्लस R1, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या होगा I डबल डैश मल्टीप्लाई बाई R1 इक्वल टू V1, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 के इक्वल है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, इसमें जो करंट आएगी मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस R1 है एंड करंट है यहाँ पे I डबल डैश आ रही है। I डबल डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो I डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने से यहाँ पे V1 इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V1 इक्वल टू I डैश की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो I2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई R1, इस I2 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे तो डिवाइड बाई I2, ये किसके इक्वल हो गया Z12 के। तो ये वैल्यू देखो R1 R2 डिवाइड बाई
रेजिस्टेंस, यही वैल्यू किसकी आई थी, Z21 की, तो Z12 इक्वल टू Z21, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एक चीज ध्यान रखना, इम्पीडेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, सभी वैल्यूज जो Z11 है, Z12 है, Z21 एंड Z22 सभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम करंट को चेंज करेंगे यहाँ पे, और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट रहती है, तो करंट की वजह से वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, बट क्या होगा, इसमें हम करंट को जीरो पुट करेंगे एक बार और दूसरी करंट को कंसिडर करेंगे, फिर इसको यूज करेंगे एंड इसको जीरो कर देंगे, और सेकंड में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे, या इसको जीरो कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब फाइनल हमारा Z22, इसके लिए क्या करना होगा, V2 बाई I2, ये सिमिलर फाइंड आउट हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुई, तो R1 एंड R3 सीरीज में हो गया, और R2 इक्वल टू क्या हुआ, ये पैरेलल में हो गया। अब इतने का R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R3 इज पैरेलल विथ R2, ठीक है, तो R2 मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1, R1 प्लस R3 प्लस R1, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हो गया नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऊपर हो गया R2 मल्टीप्लाई बाई R1 प्लस R3। यह R इक्वलेंट Z22 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये सर्किट ऐसे हो गया, V2 प्लस माइनस यहाँ पे पुट कर दो रेजिस्टेंस को, ये R इक्वलेंट हो गया, ये I2 है, ये V2 है, तो V2 इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई बाई R इक्वलेंट, तो I2 से डिवाइड करेंगे तो V2 बाई I2, ये किसके इक्वल होता है, Z22 के, और ये इक्वल किसके, R इक्वलेंट के, तो Z22 इक्वल टू R इक्वलेंट, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। अब देखो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया, हमें चारों वैल्यू फाइंड आउट हो गई, Z11 हो गया, Z22, Z23 नहीं, Z22, Z12 एंड Z21, जिसमें ये दोनों इक्वल हैं। अब इसी क्वेश्चन से हमारे पास सभी आ गए। अब इसका एक इजी मेथड है, वो ये है कि हमारे पास पाई नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है। अब देखो इस पाई नेटवर्क को क्या करेंगे हम, टी नेटवर्क में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास इजीली सोल्व हो जाए, ठीक है। इजीली सोल्व होने के लिए यहाँ पे R3 है, अब R1 एंड R2 इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, तो इनको हम एक पॉइंट पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे R2 को ले लिया एंड यहाँ पे R1 को ले लिया, ठीक है, ये एक पॉइंट पे आ गए। अब ये क्या बन गया, एक डेल्टा बन गया, इस टाइप से एक डेल्टा बन गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे है R3, R2 एंड R1। इस डेल्टा को हम स्टार में चेंज करेंगे। स्टार में कैसे चेंज करेंगे, मान लेते हैं स्टार की वैल्यू है Z1, Z2 एंड Z3, Z1, Z2 एंड Z3, या Z डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मानने से फॉर्मूला लगाएंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का। Z1 इक्वल टू क्या होगा, देखो Z1 किन किन के बीच में लगा हुआ है, R1 एंड R3 के बीच में, R1 एंड R3 के बीच में लगाया, तो मैंने बताया था फॉर्मूले में R1 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना हो गया R1, R2 एंड R3, तीनों को ऐड कर दो। सिमिलरली Z2 किसके बीच में लगा है, R2 एंड R3 के बीच में,
R2 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली जेड डैश R1 एंड R2 के बीच में लगा हुआ है तो R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, यह हो गया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब देखो हमारे पास सेम नेटवर्क था जो ऊपर है, सेम नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे टी नेटवर्क की हेल्प से। अब देखो हमारे पास मान लो उसको हमने इसमें फॉर्म में चेंज कर लिया, Z1 Z2 एंड Z डैश। अब देखो यहाँ से ये R3 हट गया, R1 हट गया एंड R2 हट गया, क्योंकि यहाँ पे हमने नया स्टार बना दिया, उसकी वैल्यू हम ये पुट कर चुके हैं R1 R2 एंड Z1 Z2 एंड Z डैश। तो इससे क्या बन गया, एक स्टार बन गया। तो क्या होगा, यहाँ से कोई करंट आई फिर Z1 में जाएगी, फिर Z2 में एंड इसमें Z डैश में, तो ये हो गया I, ठीक है, T बन गया। अब देखो सिमिलर जो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था, सिमिलर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। Z11 फाइंड आउट करेंगे। Z11 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, V1 डिवाइड बाई I1 हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए I2 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। I2 की वैल्यू को 0 पुट किया तो Z2 में कोई करंट फ्लो नहीं हुई, ये सर्किट में काउंट ही नहीं होगा। तो V1 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू क्या होगा, Z1 प्लस Z डैश, ठीक है। सिमिलरली Z22 इक्वल टू क्या होगा, ये I1 0 हो जाएगी, I1 0 होते ही ये ओपन सर्किट हो गया, तो ओनली इन दोनों में करंट फ्लो हुई, इन दोनों में करंट फ्लो होगी तो V2 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू Z2 प्लस Z डैश, तो Z2 प्लस Z डैश, ठीक है। सिमिलरली अब हमें फाइंड आउट करना है V1 डिवाइडेड बाई I2, ठीक है। V1 डिवाइडेड बाई I2 फाइंड आउट करना है, तो देखो I1 इक्वल टू 0 मानेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए। I1 इक्वल टू 0 हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो हुई, यहाँ से फ्लो हुई, Z2 में गई, फिर यही करंट क्या हुई, इसमें फ्लो हुई, क्योंकि इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ओपन सर्किट है। I1 इक्वल टू 0 दिया गया है। मान लो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होती तब हम I1 को कंसिडर करते हैं, बट I1 इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं जब Z12 फाइंड आउट करना हो। तो ये 0 हो गई, तो टोटल करंट क्या होगी, Z डैश में से फ्लो होगी, तो ये होगी I2 डैश। अब Z डैश पे I2 डैश नहीं, ओनली I2, क्योंकि पूरी करंट इधर से ही फ्लो होगी। तो I2 इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई बाई Z डैश। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितनी करंट फ्लो हुई, I2, और ये है वैल्यू हो गई इम्पीडेंस की Z, तो इसमें जितना ड्रॉप हुआ वो किसके इक्वल होगा, V1 के। तो I2 को डिवाइड कर दो तो ओनली किसके इक्वल होगी, Z डैश के। सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली हमें लास्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है Z21। तो Z21 इक्वल टू क्या होगा, Z21 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई I1। इस कंडीशन में क्या करेंगे, I2 को 0 मानेंगे, तो यहाँ से I1 करंट फ्लो हुई और वही करंट Z डैश में से फ्लो होगी। जो Z डैश पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, V2 के। तो इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I1 मल्टीप्लाई बाई Z डैश इक्वल टू V2। तो V2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू Z डैश। तो ये देखो Z12 इक्वल टू Z21 इक्वल टू Z डैश आएगा, एंड इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके। तो देखो हमारे पास अगर T नेटवर्क होता तो एकदम इजी हो जाता इससे। जैसे Z11 फाइंड आउट करना है तो ये दोनों आ जाएंगे, Z22 फाइंड आउट करना है, देखो Z11 फाइंड आउट करना है तो ये दोनों, Z22 फाइंड आउट करना है इस साइड वाला आउटपुट तो ये दोनों, एंड जब Z12 एंड Z21 फाइंड आउट करना है तो ये बीच वाला जो इम्पीडेंस है वो कंसिडर होगा। तो टी नेटवर्क से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं Z11, Z22, Z21 एंड Z12 की वैल्यू, बट पाई नेटवर्क में हम कैलकुलेट करना पड़ता है पूरी इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू पुट करके।
अब ये देखना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को बराबर पुट करके देख लो। यहाँ पे देखो Z22 इक्वल टू ये वैल्यू है। यहाँ पे क्या है Z22 प्लस Z डैश है, तो Z2 की वैल्यू कितनी है R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Z डैश की वैल्यू R1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लो, सेम वैल्यू है तो सेम एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अपर साइड में क्या हुआ R2 R3 प्लस R1 R2, तो इसमें से R2 को कॉमन ले लो, R2 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा R2 R1 प्लस R3, सेम वैल्यू आ रही है। मीन्स हमारा जो वैल्यू है वो सही है। ठीक है, तो हमें डेल्टा में इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे ओनली टी नेटवर्क में डायरेक्टली सोल्व हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जेड नेटवर्क के लिए हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें नॉर्मली मोस्टली टी नेटवर्क को ही यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। ठीक है, थैंक्स।